अमी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा, उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दी कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, नेवी में, आर्मी में 4 गुना बड़ा है, नेवी में इतने गुना बड़ा है, इकोनॉमी में इतने बड़ा गुना है। तो भाई साहब, हिलाली भाई साहब, आपको पंगा ही क्यों लेना है इंडिया से? एक प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कश्मीर वाली सिचुएशन है। तो सबसे पहले कश्मीर वाली सिचुएशन में कोई ना कोई तो डील हो ही सकती है। दूसरी, ये आपको जिहाद बिहाद वाला चक्कर छोड़ना पड़ेगा, गज़वा हिंद वाला, क्योंकि देखिए अब कनाडा और अमेरिका भी पास पास में है, मैक्सिको और अमेरिका भी पास पास में है। अमेरिका इन दोनों से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, शायद पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है। तो क्या कभी वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम इनको कैसे लड़ेंगे? वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका बड़ा है तो वो उस हिसाब से यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगा, कनाडा अपने हिसाब से उसका रोल जो है वो प्ले करेगा और ठीक से शांति से रहेंगे। लेकिन आपको तो ये शांति मतलब पचती नहीं है। और यही दिक्कत है कि अफगानिस्तान और ईरान के सामने आपकी नहीं चलती, बस हिंदू प्रति जो नफरत है ना, वही आपको यहाँ पर खींच लाती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। भारत और चाइना के बीच में भी, क्योंकि अभी पुतिन जो है वो नई दिल्ली से होके आए हैं। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मोदी चाहता है अमन हो उनके दरमियान, चाइना तो खुश होगा, फिर चाइना के पास कोई वजह ही नहीं होगा हिंदुस्तान के खिलाफ होने के लिए। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। उनका बजट, उनकी फौज, उनके मुआहदे दुनिया के साथ जो उन्होंने किए हैं, आपका डिफेंस का बजट तो मैच ही नहीं करता उनके साथ। अब मसला ये है कि वो तो वेपन लगा दिए। अगर जंग हुई, खुदा ना खास्ता, वो 1-1.5 अरब इंसान चला जाएगा दुनिया। हमारी इतनी डिस्क्रेपेंसी है कि हमारे तगड़े दोस्त चाहिए, और जब तगड़े दोस्त और श्योर सोर्स ऑफ आर्म्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज आएंगे तो हम लड़ सकते हैं और ठीक से लड़ेंगे। उसका हमें डर नहीं है लड़ने का, मगर वी नीड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। और अगर पुतिन किसी तरीके से मोदी को चीन के साथ रिपेयर कर दिया रिलेशनशिप, तो फिर आप समझिए कि उनका प्रेशर फिर हमारे से दुगना हो जाएगा। अब अगर कुछ कम है तो उस वक्त दुगना हो जाएगा। अच्छा हिलाली तो साहब, आप फरमा रहे हैं रूस के साथ जल्द से जल्द जितने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें ताकतवर दोस्त चाहिए। तो हमारा ताकतवर दोस्त कौन होगा? हम इस वक्त जो हमारी हालत है, हमें पैसे चाहिए, सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, सब कुछ लिख के दे दिया है बकौल चौधरी सरवर के, IMF को सब कुछ लिख के दे दिया है। सऊदी अरब भी जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस मांगेगा, ना दे सके तो उसको कब्ज़ा कर लेगा, उसको कन्फिस्केट कर देगा। UAE में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तानियों की, वो फ़ॉरेन रेमिटेंस था। UAE में अभी आपने देखा, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म होके गए, 2 घंटे की जो मीटिंग शेड्यूल थी वो 4 घंटे में गई। और उसके बाद वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिस तरह लोगों को वापस भेजा जा रहा है, अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया है। और वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि प्रिंस मोहम्मद खान अपने इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर? हम किधर जाएंगे? ये कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है
एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास है। हमारे साथ अगर ज्यादती हो तो उतनी हमारी तगड़ी दोस्ती होनी चाहिए ये मुल्कों के साथ कि वो कहें ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है एंड इट्स अनएक्सेप्टेबल, और जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। उस लेवल तक हमारी रिलेशनशिप हो तो दैट इज ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, इसमें आपने कहा अमेरिका के साथ दोस्ती रखे, कल भी हमने जिक्र किया था, ये मेरे सामने पड़ी है टेस्टिमनी उनकी, डोनाल्ड आर्मन ब्लूम की। कल भी हमने इस पॉइंट को टच किया था। अमेरिका तो ये कह रहा है कि ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जो अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं, कश्मीर को चाहते हैं कि पाकिस्तान टोटली अबेंडन कर दे, और वो तो उनकी जो कड़ी शराइत हैं दोस्ती की, या तो फिर पाकिस्तान सब कुछ अबेंडन कर दे। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल है, जितनी जो आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम ठीक होना चाहिए था उसमें गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। में इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लरिकल जॉब्स, और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं, या बैंक्स में जो हायर एजुकेशन बाहर से हासिल करके हम गए हैं। यू कैन सी इट ऑल ओवर। यस, ये तो इट्स वेरी वेल नोन। बिल्कुल आप सही आपने ये आपने फरमाया हिलाली साहब, आप सिस्टम बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अब जिस जगह पे हम खड़े हो गए हैं आके इस वक्त, ये बड़ी जो वेस्टर्न मीडिया और वहाँ पर जो इस वक्त डिबेट हो रही है उनके थिंक टैंक्स में, उसमें पाकिस्तान तो बहुत इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत रेलेवेंट हो गए हैं और हम किसी तरह आइसोलेशन में नहीं है। इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है, टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। तो आप अगलों से तो मांगते हैं, यूएई से अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे, उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे? नमस्कार दोस्तों, इंडिया को एक ब्रांड बनाया है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका जैसे अमेरिका जैसे कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखो, तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ है वो इंडियंस है। तो क्या मतलब क्या काउंट किया जाएगा? इंडियन ओरिजिन, ये भी एक ब्रांड हो गया। कई सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंडिया की मोनोपोली चल रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कैसा नाम लिया जाएगा? क्रिकेट, मतलब ये स्पोर्ट्स में क्रिकेट, आईपीएल दूसरे या फिर तीसरे सबसे महंगी है। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब बोली जाएगी कि इंडिया एज अ ब्रांड है और उसके अंडर ये सब कुछ आता है। इंडिया लोकली और ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि भाई अब उसको राइज होने से रोकना बहुत मुश्किल है, भले ही चाइना कितने भी मेहनत कर ले। और मान लीजिए कि 5 साल के बाद अमेरिका को डर लगने लगता है मेरे इंडिया से, और अमेरिका भी खुद यहाँ पर कुछ प्लानिंग करता है इंडिया के खिलाफ, तो भी कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इंडिया ने रीजनली और ग्लोबली अपना एक ऐसा मकाम पैदा किया है, टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस की वजह से, और इंडिया के एक उन्होंने एक ब्रांड क्रिएट किया हर जगह के ऊपर। गांधी की कब लगा हुआ ना खुतबा, और क्यों मुजस्मा, क्योंकि उन्होंने दे सक्सीडेड कि उनके नाम को नॉन वायलेंस के साथ वो लिंक कर लें, और उन कामयाबी से लिंक किया। और उस गांधी की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। गांधी को आम आदमी तो नहीं थे, आप उनके मुकाबले में आपके जो हीरोज हैं आप नहीं कर सके, तो अपनी फेलियर को आप ये ना समझें कि ये दोनों चीजों को क्लियर रखें। इंडिया अमेरिका का करीबी दोस्त है मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से। आप वो देखें, वो एशिया पैसिफिक इंडिया के नक्शे पे तो देखें। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कह रहा था, पाकिस्तानियों को चाहिए इंडिया के नक्शे को देखें और देखें कि उनके वाटर्स कहाँ हैं, उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, ग्लोबल ऑयल रूट्स क्या हैं, तेल कहां से जाता है।
जब वो जाता है चाइना अगर एक्सपैंड करना है तो उसको compete कौन करेगा? उसको इंडिया compete करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन में। इस वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस है, आपकी वो इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं हो सकती अगर सारे 40-50 इंडियन अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आप निकाल भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका की इंडिया पॉलिसी पर। ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबत की नजर में देखा जाता है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास बड़ी अच्छी फौज है। वो कहते हैं ये बड़ी मुसीबत है, इनके पास वेपन भी है, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो किसी अच्छी चीज में अपना नाम पैदा करें, आपके अंदर पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है और आप ये कर सकते हैं। अमेरिका को आप ये शो करें कि जहां पे क्राइसिस है हम अपने रीजन में क्राइसिस रिजॉल्व हम करेंगे। अब ये 4 विजिट करने में जाए तो जहाज आपके चलते नहीं है, तो आप अगलों से तो मांगते हैं यूएई से, अगर आप कहेंगे अपना जहाज भेज दें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको मिलने आना है, वो आपकी क्या इज्जत करे? उसके बाद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे? इनके पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है जिसके अंदर ये आ सकें। ये जो शक है मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ, ये बुश ने जो रेज किया था क्वेश्चन, व्हाई डू दे हेट अस? अब ये सवाल इतना मेरे लिए तो इतना सिंपलिस्टिक और ऑलमोस्ट फूलिश है, लेकिन मतलब मुसलमानों को हमें ये चैलेंज कबूल करना है। वी कांट इग्नोर इट। अमेरिका जो भी है डिक्लाइन में है, ये शक कोई नहीं है कि एक डिक्लाइन सी शुरू हो गई है। फिर भी जब अमेरिका को नज़ला आता है तो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में बुखार होता है। सो ये हमें मुसलमानों को, मुस्लिम वर्ल्ड को, खासतौर पाकिस्तान को इसका एहसास होना है कि ये चैलेंज ओवरनाइट नहीं जाएगा। बाइडेन ने ऑलरेडी कुछ सब्सटैंशियल स्टेप्स लिए हैं। प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैव बीन टेकन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट आप देखेंगे कि dozens and dozens of very prominent Indians have been appointed. तो वो एक और डायमेंशन है। और आपको पता ना, एक जमाने में तो अल्लाह, आर्मी और अमेरिका 3 एज होते थे। अब वो क्या हुआ है कि अब उसकी जगह ए की जगह सी आ गया है, अल्लाह, आर्मी और चाइना आ गया है। थोड़ा इस पे कमेंट कर दीजिए। जो हसन अब्बास साहब ने कहा ना कि इन्फ्लुएंस कम हो गया है। मेरा ख्याल है कि मतलब आपके लास्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा अभी भी ख्याल है कि सी नहीं आया। हमने कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ बैठ के जब पता लगता है तो वो सी की बातें ज्यादा है, लेकिन सी अभी भी नहीं है। ए से बहुत उम्मीदें हैं, थर्ड ए जो है भी गया नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि हमें अभी से जो ये जो गैस वर्क है ना कि कौन क्या है क्या नहीं है, हमें सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होना है। अमेरिका ये देखेगा कि अगर हमारे यहाँ जमहूरियत जो है जिसके हम नाम लेते हैं, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अमेरिका टू बी ऑनेस्ट विद अस। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्लैश करेगा अब चाइना के साथ, और वो देखेंगे पाकिस्तान चाइना के साथ कैसे खड़ा होता है। इंडिया जो है वो उनका नया पार्टनर है इस रीजन के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर प्रेशर जरूर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि फॉरेन पॉलिसी सवाए कश्मीर से कहीं आगे जाती नहीं है, तो कश्मीर पे ऊपर चंद स्टेटमेंट्स दिला के याद कि आपने ये कहा था, अब क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें। मेरा ख्याल फिर वही चीज है, मतलब बार बार ये देते हुए मिसाल बड़ा बुरा लगता है मुझे कि जो चौधरी है ना, उसको आप ये नहीं बता सकते कि अब आप सिर्फ हमारे वाहिद चौधरी नहीं, हमारे पास एक और चौधरी भी है, ठीक है, और अगर तुसी सानू छाड़ता तो वो दूजे चौधरी को चले जावांगे। तो आमतौर पर चौधरी कहता है कि जाओ पुत्रो चले जाओ, लेकिन वो वहां पहुंचने नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो रास्ते में इन्होंने बंदे खड़े होते हैं, वो डांगे मार के जो है ना टांगे तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। कोई शख्स जो है या कोई मुल्क किसी ऐसे मुल्क का जो अपने साथ ऑनेस्ट ना हो, अपने मसाइल का अदराक जो है वो उस तरह ना करता हो जिससे करने की जरूरत है, और उनको हल करने की खुद अपने मीन्स पैदा ना करे, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार नहीं रहते। मुस्लिम का इशू जो है ना, ये शुरू बुश के ज़माने से चल रहा है। जो उन्होंने कहा था कि वॉर ऑन टेरर असल में वॉर ऑन मुसलमान वर्ल्ड ही थी ना जी, और फिर ओबामा ने नाम नहीं लिया लेकिन उसको कंटिन्यू किया, चाहे वो हमारी हरकतें भी तो ऐसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की तरह की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो हमारे पास नहीं है, जिस तरह वहाँ पे जो बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो वहाँ पे उन्होंने सेट किए, जैसे कि अगर एक आप देख लीजिए उठा के वाजपेयी की हुकूमत में वो एक वोट, उनको नो कॉन्फिडेंस वोट में एक वोट से वो हारे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, चले गए घर। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है,
बहुत बहुत जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे व्हेन नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के पास अगर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान की भी सिचुएशन अलग होती। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत भूली जा रही है कि भाई इंडिया के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में रहते हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि हिंदू अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं भी होती ना कई जगह पर, कई सारे एरिया में, तो भी वो इंडिया के लोग वहाँ पर डेमोक्रेटिकली ही रहते हैं। इवन फैमिली में भी डेमोक्रेसी होती है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसको कहने की आज़ादी होती है, भले एक फैमिली में 4, 5, 10 मेंबर हो। और पाकिस्तान ये भूल जाता है कि इंडिया ने 1950 तक अपना सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया था, एक मतलब वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, कि इलेक्शन शुरू कर दिए थे, और उसके बाद हमने जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। और पाकिस्तान के अंदर वही संविधान को 4-5 बार तोड़ा मरोड़ा गया, मतलब कि पूरी तरीके से कैंसिल किया गया। अब जब ऐसी पॉपुलेशन और ऐसी लीडरशिप हो, तब कैसे यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात जो है ना, कि जो इंडिया वाली बात आपने अधूरी छोड़ दी, तो इंडिया की हर बात पे आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और सेंसिटिव हैं कि हम इंडिया से बहुत सुपीरियर हैं। तो डेमोक्रेसी पे आके तो आप इतनी आराम से पतली गली क्यों पकड़ लेते हैं? मुझे बताएं कि आप, ये अच्छी बात है ना, तो उसको जरा खुल के अप्रिशिएट करें कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आज़ादी के बाद। तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला जाता है। और डेमोक्रेसी और झगड़ा करने में फर्क आप लोगों को आएगा क्या? आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एटीट्यूड है कि जी मैं 2 दिन से जो है सांस रोके बैठा हुआ था कि मैं हैरान कर दूंगा अपोजिशन को। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने तो कभी जो है वो दुनिया भर में घूमा हूँ, हर डेमोक्रेसी को अंदर से देखा है। मैंने तो ऐसी कोई हैरान कौन किस्म की डेमोक्रेसी नहीं देखी। आप कैसे? तो इसलिए इसमें इंडिया का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि चलो आप अपने आप को इंग्लैंड से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर कर सकते। जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चूंकि दरमियान में कम से कम 100 साल का गैप है। लेकिन कम से कम इंडिया के साथ तो कंपेयर करें, जहां 70-80 साल का गैप है, कम से कम उसके साथ तो कंपेयर करें। और हर चीज पे आपकी गैरत जाग जाती है, आपकी इज्जत नफ्स और आपकी गर्दन का सरिया जो है वो 10 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है। आपने आजकल अमरीकियों को जो है वो लाताड़ने पे उतरे हुए हैं। तो आप डेमोक्रेसी पे जाके इतने एक्सक्यूज किस्म का रवैया जो है वो क्यों इख्तियार कर लेते हैं? और ये जो है ये बताता है माइंडसेट जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है कि एंटाई डेमोक्रेटिक और फाशिस्ट किस्म के रवैये हैं इस तरह के पॉलिटिशियंस के। पाकिस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे व्हेन दिस काम की कचहरी हो और लोग बात करें या एक जॉइंट फैसला लेना हो, नहीं, जिसके पावर में वो उठा के ले जाता है, या चोरी चक्का करता है, या बेटियां उठा के ले जाता है, या बेच आता है। ये हीरोज हैं हमारे, महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक और खिलजी। हर शख्स जिसने तबाही मचाई है उसको आप हीरो मानते हैं। तो ये आपकी जिंदगी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन पूजा आप करेंगे तुगलकों की और बलबन की और इसकी उसकी।
ऐसे तो नहीं हो सकता है ना एक मुल्क की। लेकिन एक चीज और माइंडसेट मैंने देखा भी रिसेंटली, इनके 2 मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के, एक गुलाम सरवर साहब और दूसरे शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी तो खैर कश्मीर के भी कुछ देखभाल करते कश्मीर इश्यूज के ऊपर भी। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो लिंक मौजूद है कि अगर हमारा बस चले तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएं और जो लोग इमरान खान की पार्टी छोड़ के गए उनको जाके उड़ा दें। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल से? ये किस किस्म के लोग अब आ गए हैं? क्योंकि हम सब, चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम मौत के पुजारी हो गए। हमारी उमंग है मौत, रोज़े क़यामत है, इज आर डिलीवरेंस। दूसरे मज़ाहिब के अंदर एक दूसरी चीज होती है, यहूदियों के अलग वो हैं आफ्टर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का अलग है, हिंदुइज्म का अलग है, बुद्धिज्म का तो खैर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एथियस्टिक रिलीजन। बट जो मुसलमान ने तय किया अपने लिए, खास तौर पे वो मुसलमान जो अपनी जमीन से नफरत करता हो, ना ईरानी को ये मसला है, ना तुर्क को, ना इंडोनेशियन को, ना सऊदी को, ना मिस्री को, ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेघर, यानी दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन। जो इनका तो दे वांट डेथ। गज़वा हिंद क्या है? गज़वा हिंद का इलेबरेट करें तो वो कहते हैं 2 फौजें निकलेंगी बैतुल मुक़द्दस से, जेरूसलम से, एक रोम को फतह करेगी और बी टीम जो होगी वो आएगी इंडिया की तरफ। और जब तक हर हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया और हर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, रोज़े क़यामत नहीं आ सकती। तो इनको तमन्ना है क़यामत की, और क़यामत में भी क्या है, दारू पीने के लिए, लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए वो इनके ज़हन में घुसा हुआ कि किसी तरह मौत आ जाए ताकि पहली दफा किसी लड़की से डेट करने को मिले। यहाँ तो बदनसीब पहले ही खालाजाद बहन, चचाजाद भाई के साथ शादी करके वो बारात चली जाती है, बच्ची को पूछने वाला कोई नहीं होता कि किससे कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा सा बदल गया हो, बट आई डाउट इट वेरी मच कि अ वुमन who has the right to marry who she wants to। कहते हम वही हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी घर जाके फेंटी मारते हैं, और वो भी छोटे भाई से कहते हैं मारो उसको। तेरे होते हुए लड़की कहाँ चली गई, डेट पे चली गई, उसकी अलग पिटाई, उसके पीछे गुंडे भेज देते हैं, बहनों को पिटवा के घर में बंद करवा देते हैं जल्दी से। खालाजाद, फूफीजाद, इधर उधर का कजिन ढूंढा, मैरिज। 50 साल से कजिन मैरिजेस कर रहे हैं, 50 जनरेशन से। तो कोई नॉर्मल आदमी पैदा होगा? तो और अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो इनहेंस कर रहे हैं। फिर जो लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है, और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर। ये भारतीय सरकार ने 14 चोपर हेलीकॉप्टर थे और इसी तरह से मिसाइल थे जो बैरून ममालिक से ख़रीदे जाने थे। ये डील कैंसिल कर दी गई है और ये कहा गया है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, यानी भारत के अंदर बनी हुई दिफाई जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा और बैरून ममालिक से असलहा नहीं ख़रीदा जाएगा। इंडिया एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगी आप? भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हमने न्यूज़ सुनी थी कि तकरीबन ब्रह्मोस जो है वो पूरी दुनिया को बेचेंगे और उसमें फिलीपींस और इस टाइप के साउथ चाइना सी में आसपास में जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हम बेचने की बात कर रहे थे, और उसमें फिलीपींस कस्टमर भी बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर कमर चिमा का कहना है कि 7 से 8 कंट्री ऐसे हैं जिनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस। उसमें कई सारे नाम लिए हैं, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब एक कंट्री स्ट्रॉन्ग बनता है, और इंडिया तो ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो उसको यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें भी करनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका जापान को सिक्योरिटी देता है, साउथ कोरिया को सिक्योरिटी देता है ना,
जैसे पूरी दुनिया के अंदर उसके कई सारे बेस बने हुए हैं कि उसको कहीं पर भी पहुंचना है वो बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। इंडिया भी उस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे वो इनहेंस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव जो वो तो वैसे ही छोटे छोटे हैं, उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स, टैंक्स, गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे। एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई। इंपोर्टर कहलाया जाता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले अगर वो डिफेंस खुद को दे रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा था कि वो भी अपनी कंट्री खुद को सेव कर सके, अपने लोगों को सेव कर सके। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर वो दूसरी कंट्री की, वो भी स्पेशली इंडिया हेल्प कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, इंडिया की फेम के लिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइक इंडिया को उस क्लास में नहीं रखा जाता, बट आई थिंक हमें इस चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को। लाइक अगर हम इस फील्ड में आए तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी नेशन पे भी और बाकी नेशंस पे भी बहुत अच्छा है। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। में इंडिया इस पोजीशन में हो जाएगा विद द अमेरिकन असिस्टेंस इन अ वे कि इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया के रास्ते में रुकावट नहीं होगी। व्हाटएवर इंडिया विल हैव एन एम्बिशंस इन द रीजन, सो इंडिया विल आस्क फॉर डेफिनेटली एन ऑटोनॉमी इन इट्स ओन रीजन। इंडिया अपने रीजन में जो है वो ऑटोनॉमी की बात करेगा, और ऑटोनॉमी की बात इस सेंस में करेगा कि वो कहेगा कि जी आप जरूर इस खिते में जो मर्जी प्लान करें, लेकिन हम भी जो अपने बायलैटरल ताल्लुकात इन ममालिक के साथ रखते हैं उसमें अमेरिका या बाकी कोई मुल्क जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस सेंस में कि इंडिया अपने आप को देखें, आज तक तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, भले राफेल हो, भले F-400 हो, भले जो ड्रोन्स हो, HP ड्रोन्स फ्रॉम इसराइल से हो। सो इंडिया जो स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है वो इंडिया जो छोटे ममालिक हैं जिनके छोटे इस बड़े इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दूसरी कंट्रीज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, कहाँ से जो है इतनी ज्यादा मोटिवेशन और इतनी ज्यादा जो है मैन लेबर आ रही है, जो इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है? देखें, इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इज ए गुड नेशन, लाइक हार्ड वर्किंग नेशन। तो आई थिंक हम लोगों को किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग है, और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का नाम हो। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है, हमारे पास लोगों के पास चीज़ें इतनी डिफिकल्ट हो गई, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे लाइक अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो क्या, आई डोंट नो, बट हमारे वारे में ही नहीं आता ना, तो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फायदा होगा? क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है, और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। क्या भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज उनके साथ मतलब डील्स कर रही हैं, और उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में? क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का है? नो डाउट। देखें, उनका जो बजट है, जो उनका डिफेंस बजट है वो इतना बड़ा है कि वो अगर टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको बाय कर सकते हैं, और जब वो कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो मैंने उनका ये खास तौर पे देखा कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जो है, देखें, जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक
द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें। हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी ने जिसे कहते हैं ना वो उसने इंडिया को उठाया है और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये क्या चक्कर है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आर्मेनिया, अब सबको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा चलता रहता है और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की और पाकिस्तान और आर्मेनिया को सपोर्ट ऐसे सच कोई नहीं करता, लेकिन इंडिया यहाँ पर आगे आया है क्योंकि अजरबैजान कई बार कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट कर चुका है। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम यहाँ पर मतलब के आर्मेनिया की मदद करें। अब यहाँ पर बात हो रही है कि तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर की यहाँ पर डील हो रही है हथियारों वाली। अब देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्मेनिया के पास दो ऑप्शन थे। वो पोलैंड से भी हथियार खरीद सकता था, रशिया से भी हथियार खरीद सकता था, लेकिन उन्होंने वो चीज़ ना करते हुए इंडिया से हथियार परचेस किए हैं और तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर की डील हुई है। अब आपको कई बार लग सकता है कि 40 से 50 मिलियन इतने भी बड़े थोड़ी अमाउंट है इंडिया के लिए, नहीं है, लेकिन हम उस क्षेत्र में है ही नहीं। हथियार बनाने वाली, उसके बाद हथियार को बेचने वाली जो एक क्षेत्र है उसमें है ही नहीं। हम अब तक जो है वो इंपोर्ट करते आए थे और अब जब कि हम इंपोर्ट स्टॉप करके जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को। $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असला बेचा और असला, ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग US $40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। ये और फिर उसके बाद हिंदू भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ, उसकी वजह क्या हुई कि उससे कुछ अर्सा पहले, यानी उनकी जो व्योन उनका जो आउटलेट है वो ये कहता है कि आर्मीनिया के जो वजीर आजम हैं जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं रशिया के हाथों, उन्होंने कहा कि वी फुली डिफेंड इंडियन पोजीशन। आर्मीनिया प्राइम मिनिस्टर निकोलाई पाशियान ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर पे आर्मीनिया की जो पोजीशन है वो इंडिया के साथ है, ठीक है। इंडिया के साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे साथ नहीं। तो ये जहन में रखें कि ऐसे ही ये जब आर्मीनिया और अजरबैजान का हम जिक्र करते हैं तो उसमें फिर हम ले आते हैं। अच्छा, फिर थोड़े दिन पहले क्या हुआ, ये ANI की न्यूज है। थोड़े दिन पहले क्या हुआ, आर्मीनियन अमेरिकन डायस्पोरा डिमांड्स पाक्स एंट्री इनटू FATF ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो आर्मीनिया के जो लोग हैं वो बदकिस्मती के साथ कह लें, हालात ऐसे पैदा हुए पाकिस्तान अजरबैजान के साथ उसके ताल्लुकात, लेकिन आर्मीनिया एक एक्सट्रीम पे जा चुका है, कश्मीर के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, असले पे जी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान अजरबैजान के साथ है, हर एक को पता है, बिल्कुल, लेकिन क्यों है भाई पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? एक सवाल पैदा होता है ना, आर्मीनिया के साथ क्यों नहीं है? पाकिस्तान आर्मीनिया के साथ ना होने की वजूहात हैं। आर्मीनिया एक अच्छा मुल्क है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं कि तारीख में आर्मीनिया के बहुत से लोग, सिकंदर आजम के जमाने से लेकर आर्मीनिया के लोग, वो जब फौज लेकर आया, आर्मीनिया से गुजरा या इंडिया आया, तो आर्मीनिया से लोग यहां के आबाद हो गए। और कहा यह जाता है कि कलकत्ता का जो इलाका है, कोलकाता, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल जो है आर्मीनियन लोगों का है। और गौहर जान नाम की एक खातून थी जिन्होंने इंडिया में पहली दफा 1902 या 1903 में जो ग्रामोफोन होता था उसके ऊपर एक गाना रिकॉर्ड करवाया, उनका भी आर्मीनिया का ओरिजिन था। वक्त के साथ साथ यह हुआ, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यह हुआ कि आर्मीनिया जो है वो भारत के करीब हो गया, पाकिस्तान की उसमें गलती नहीं,
ठीक। और भारत के साथ हो गया, और भारत के साथ इतना ज्यादा चला गया कि पिछले साल यानी गुज़श्ता बरस जो है वो आप ये देखें कि ये महीना था गालिबन मार्च का। दूसरी जो बात है, जो मैंने आपसे बात पहले कही कि अगर इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी डिटेल है, वाई इंडिया स्पेशल टू आर्मीनियंस, देयर लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उनकी पुरानी तारीख है इस खत्ते में। सिर्फ 100 आर्मीनियंस ऐसे हैं जो इस वक्त भारत में रहते हैं। उनकी जो उनके अगर आप वो देखेंगे, जैसे दुनिया में 9 मिलियन आर्मीनियंस हैं और 1/3 सिर्फ आर्मीनिया में रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़े अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन उनका पॉलिटिकली एक वो स्टांस चुका है, आर्मीनिया ले चुका है, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक लिस्ट में जाने तक के लिए लॉबी हुई है आर्मीनिया की तरफ से। तो ये बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब अजरबैजान और आर्मीनिया। लेकिन अब फड्डा क्या पड़ गया? फड्डा ये पड़ गया कि यूरेशियन टाइम्स ये खबर लिख रहा है कि डिड रशियन इस्कंदर मिसाइल्स, वही जो मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो रशिया ने फेल टू प्रोटेक्ट आर्मीनिया फ्रॉम जॉज ऑफ अजरबैजान। जब, और ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि वहां पर इस वक्त ये इशू है कि आर्मीनिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने असला खरीदा और 2 महीने बाद यहां ये अपने एलसी पे भी इन्होंने नस्ब किए हुए अपने डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्वाति के नाम से जो है, और इन्होंने ये नस्ब किए हुए हैं, ये उनको भी बेच दिए इन्होंने, क्योंकि दूसरा जो असला था वो टर्की का था, इसराइल का भी था। ये क्या चक्कर है? लेकिन आर्मीनिया में सवाल उठ रहा है ना कि भाई ये इसराइल था, यानी डिफेंस सिस्टम हमने, आर्मीनिया ने किससे डिफेंस सिस्टम खरीदा? इंडिया से। तो ये कैसे हुआ है? और इसराइल और इंडिया पार्टनर है आपस में, तो असला अच्छा, तो ये एक बड़ा रौला पड़ गया कि आर्मीनिया ने अपने फौजी जनरल को हटा दिया और आर्मीनिया में उसके बाद फड्डे शुरू हो गए। अब उनका ऐलान उनकी तरफ से ये हुआ है कि जी वो जो जनरल हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और सिचुएशन विद इस्कंदर मिस रिपोर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर। ये जो इस्कंदर है, इस्कंदर ये वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मीनिया का जो रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको तो हम समझ लें। वो ये कह रहे हैं कि जी जो प्राइम मिनिस्टर को ये इस्कंदर वो है रशिया का जो वेपन्स थे जो आर्मीनिया को रशिया ने दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया था कि वो चले नहीं। जी ठीक है ना, 10% उसमें फेल हो गए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग यूएस 40 मिलियन डिफेंस डील। बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया, उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका, और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%। कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, मुझे याद है कि एक लिस्ट जारी की गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट कि हम कई सारी चीज़ें, हंड्रेड्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें। उसके बाद इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई, उसमें से 100 से 150 आइटमें डिक्लेयर की गई कि भले ही हमारे पास स्टॉक उसका जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन ये चीज़ें अब हम आने वाले दिनों में इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा काम भी शुरू हो गया कि भाई हम जो है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ, पिछले दिनों एक लेफ्टिस्ट मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि हथियार हमारे पास, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान या फिर चाइना ने यहाँ पर हमला कर दिया तो ये सारे हथियार हमारे पास हैं नहीं, जिसकी लिस्ट हमने जारी की थी। लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई इंडिया के पास वो सारी चीज़ें आ गई है और इंडिया ने खुद बनाई है। और आने वाले दिनों में देखिए, खुद बनाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ये इंडिया इस पर आत्मनिर्भर हो जाता है। दूसरा, हम इसको बाहर भी बेच सकते हैं। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अमेरिका, रशिया, चाइना से हथियार खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि उनके पास पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, तो इसीलिए सब कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का, जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है। तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके, क्योंकि कोविड-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है। तो अभी क्या ऑल्टरनेट बन सकता है चाइना का? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और इंडिया चाहता है कि वो उसको एक मिलिट्री पार्टनर जो है इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में और आसियान में लिया जाए
और उस हवाले से तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए। मार्च में $40 बिलियन का असलहा भारत ने फरोख्त किया आर्मीनिया को, $40 बिलियन का। अच्छा, और $40 बिलियन का असला बेचा, और असला ये अगर बिजनेस टुडे हम दिखा दें तो इंडिया पिप्स रशिया और पोलैंड को एक तरफ फेंक के भारत जो है वो अपना डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है, बिजनेस टुडे में लिखा है, फिर इंडिया टुडे पिछले साल का आप देख सकते हैं कि इंडिया आउटशाइंस रशिया पोलैंड टू बैग US $40 मिलियन डिफेंस डील इन आर्मेनिया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में, और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के, और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो कम भी की है, पाकिस्तान ने भी कम की है लेकिन भारत ने भी कम की है, और भारत के जो 2015 से लेके 19 तक एज पर सिपरी जो बड़े एक्सपोर्टर थे जिनको भारत ने असला एक्सपोर्ट किया उसमें म्यांमार है तकरीबन 46%, श्रीलंका है जो मेन क्लाइंट है इनका और तकरीबन 25%, फिर मॉरिशस है 14%, और ये तो हो गई कि एक्सपोर्ट के हवाले से। सो एक्सपोर्ट में भारत जो है वो राइट नाउ तो उसकी वो इतनी से नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए तो उसमें भारत अपने आप को लेके आ सकता है। जैसे भारत जो है वो अपने आप को प्ले तो कर रहा है, जैसे कोविड-19 में वैक्सीन एक्सपोर्ट की तो जारी बात है उनको फायदा तो हुआ इसमें। अब और भारत का सॉफ्ट इमेज भी बढ़ा। अच्छा, अभी अगर भारत जो खित्ते के छोटे छोटे ममालिक को अपना जो असला बढ़ा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि 152 आइटम्स ऐसी हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब भारत की अगर अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक वेपन्स में जिस तरह रशिया से वो S-400 लेगा, वहां से राफेल ले लिए, तो बड़ा वेपन जो है और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है वो तो इमीडिएटली भारत प्रोक्योर करना चाहता है और वो करेगा भी, क्योंकि वो समझता है कि चाइना को डील करना है, पाकिस्तान को डील करना है। लेकिन जो छोटा वेपन होगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी और जो जिसकी मार्केट भी जारी बात है छोटी होगी, देखिए राफेल का हो या S-400 का हर बंदा कस्टमर तो नहीं हो सकता है, भारत तो कस्टमर है उसका, लेकिन इसके साथ साथ जो चीन है, इसके साथ साथ जो इंडिया है। अब इंडिया के फॉर एग्जांपल जो वेपन्स हैं, जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, ये ध्रुव और रुद्रा चॉपर्स हैं, या जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर दूसरे जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, मे बी उनकी उतनी प्राइस, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर प्राइसेस फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। सो इनकी प्राइसेस जो है वो खित्ते में इसको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो भारत अपने खित्ते में, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स और ये छोटे फिलिपाइंस, इंडोनेशिया और इनमें से वियतनाम, ये कुछ ऐसे ममालिक है जो वाकई असला खरीद सकते हैं, जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइन है, मॉरिशस है, और ये वाकई ही असला खरीद सकते हैं। श्रीलंका है तो थोड़ा बहुत खरीद सकता है, तो ये असला इनको भारत अपना जरूर बेचेगा। जैसे मैंने आपको जो सिपरी के स्टैटिस्टिक्स भी बताए थे, उसमें वेयर डज इंडिया फॉल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो आपको पता है कि भारत दुनिया में 23वें नंबर पे आता है एक्सपोर्ट में, पाकिस्तान नहीं आता। उस जो मेरे सामने डाटा है, 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई इंडिया के पास कई सारे मिसाइल ऐसे होंगे जिसका जवाब पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब कई सारी इन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान को होगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो पाकिस्तान को क्या किसी को भी पता नहीं होगा, और वो वेपन्स हमने खुद के लिए मतलब कि सरप्राइज अटैक करने के लिए हमने बचा कर रखे होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के पास पिछले 5 सालों में बहुत सारे हथियार, मिसाइल्स वगैरह वगैरह। अब शुरुआत हमने वही तो की थी मिसाइल्स बनाने से, हमारी स्ट्रेंथ ही वही थी। आज अगर मान लीजिए कि हर क्षेत्र में, डिफेंस के हर क्षेत्र में अगर हमारे पास हथियार है, मोस्टली हमने खुद बनाया है, और कई सारे हथियार है जो हमने बाहर से भी परचेज किए हैं, लेकिन शुरुआत हमने मिसाइल से ही तो की थी। मिसाइल ही था जो हमारे पास सबसे सटीक हथियार था, और उसके बाद हमने ब्रह्मोस पर काम किया, और आज सिचुएशन ऐसी है कि पूरा चाइना, इवन यूरोप तक हम पहुंच सकते हैं अपनी मिसाइलों से। और मैंने बीच में देखा था कि 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से वहां पर अटैक कर सकते हैं, मतलब यूरोप के अंदर। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। असलियत की बात आपने की थी हारून साहब, पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल क्या है इस वक्त, हालिया सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पैदा। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए जनरल समर, अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको। तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल हक ने उसको अंजाम तक पहुँचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मज़ीद मिसाइल हासिल किए अभी चीन से, और हमने तैयारे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई है, F-17 थंडर जो हमारे तैयारे। तो मेरा ख्याल है किसी बड़ी जंग का ख़तरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन आपने ये नोट किया होगा, फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है, और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया, सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर बूटाम बन जाएंगे। कि जैसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की होती थी, नवाज शरीफ साहब कुछ हंगामा उठाते थे यहाँ या वहाँ जाकर, तो कंट्रोल लाइन पे भारी तोपों की गोलाबारी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल याद है। और अब भी कुछ तेवर उनके बदले हुए हैं, लेकिन ये कि आसान नहीं है। ठीक है। अमेरिका से पाकिस्तानी कौम बेजार हो चुकी है बहुत बुरी तरह, और फौज भी बेजार है। लेकिन ये नहीं है कि उनके साथ लड़ाई की जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा इन्हिसार उन पे और कम होता जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है हारून साहब। लेकिन और भी मसला है, एक अमेरिका फौजी अड्डे डिमांड कर रहा है, TF का इजलास होने वाला है, एक उनकी बड़ी मजबूत लॉबी है अमेरिका की। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। नहीं, देखिए ना, वो दबाव तो रहेगा जब आप उनकी बात ही नहीं मानते। वो एलिस वेल्स आती थी ना, बताती थी जी कि भाई आपको सीपैक से हम कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं, कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इतना हम आगे जा चुके हैं। वो आप इंडिया की तस्वीराती हलीफ हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कि जंग तो नहीं होगी, बड़ी जंग तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश कर। अच्छा, ग्रे लिस्ट का ये है कि मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है कि ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर, 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि खतरा बड़ा चीन है, और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हो, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा खतरा वो है। तो वो उसके जरिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौदा था पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की? आपने हमारा मुल्क दौलख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्जा किए रखा। हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से
जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है कुरैशी साहब ने क्या कहा था 370, उनका दाखिली मसला है, दाखिली मसला। यू इमेजिन इट। ये ख्याल जो है इसको फरोग तो देने की कोशिश की गई, मगर बहुत जल्द ये भी कहा गया कि भाई कपास और चीनी दरामद, यानी तालिबान की आप हमायत करते रहे। अशरफ गनी जो है और उसके बदरा गंदी गालियाँ देते हैं आपको, और वहाँ से तकरीबकारी होती है। रा और खाद मिल के जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पर्शियन ने मेरे ख्याल खिदमत इत्तलात दौलती है खाद, वो NDS वैसे उसे कहते हैं। याद आ गई कि मरियम नवाज ने कहा अमंग ऑल द पीपल जो इंडिया के खिलाफ कभी बात ही नहीं करती, अमेरिका के खिलाफ कभी बात ही नहीं करती, उसने कहा अमेरिका से क्या साथ बात हुई है, अभी वो तो मिला ही नहीं, उसमें बात ही नहीं, साथ बात क्या हुई है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगाएं रद्द-ए-अमल कितना सीधे। इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी जरूरत ही नहीं है। और देखिए सीपैक इज डेड सर, मैं आपको बताता हूँ सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं जो पढ़ते हैं ना तो नमाज जनाजा वो पढ़ के फातिहा पढ़ के खत्म करें इसका सीपैक का। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रही है? एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में अगर आप देखो तो हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई छोटी बड़ी न्यूज़ आती रहती है। अगर आप महीने के वाइज काउंट करो तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ होती है, और हर हफ्ते में काउंट करो तो हर छोटी बड़ी न्यूज़ चलती रहती है। और इंडिया के अंदर यहाँ पर बात हो रही है कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में बन रहा है। मैंने पिछले दिनों ही एक न्यूज़ सुनी थी कि जर्मनी का एक मॉडल था जिसको लॉजिस्टिक पार्क कहते थे। वो मॉडल चाइना को बहुत अच्छा लगा तो चाइना ने उसको भर के इम्प्लीमेंट किया। जैसे चाइना ने जापान की बुलेट ट्रेन का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर किया है, बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक पार्क जो बनाने की बात यहाँ हो रही है। यही सारी चीज़ें होती है जो एक देश को प्रोग्रेसिव से लेकर डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद करती है। उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो वन ऑफ द पार्ट वो भी होता है कि उसको एक्सप्रेसवे रोड कैसे मिलते हैं उस कंट्री के अंदर। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन कितने स्पीड में होता है और कितनी कॉस्टिंग आती है। तो यही सारी बात हो रही है यहाँ पर। और भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहात है, पैशन है ना, उनका एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? और देखिए सीपैक इज डेड सर, मैं आपको बताता हूँ सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं जो पढ़ते हैं ना तो नमाज जनाजा वो पढ़ के फातिहा पढ़ के खत्म करें इसका सीपैक का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर, चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी? गोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में है, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको। आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें। हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूव इन कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा, और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना इनको चीन से पैसे मिलने, ना अमेरिका से पैसे मिलने, ना सऊदी से मिलने। सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर।
IMF से ये एक अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं सर, एक अरब डॉलर की। लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ करके अपनी जमीनें बेच के चाइना से J-10C इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ राफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को, तो क्या दिया सर चाइना को, क्या दिया सोच लीजिए। ये भारत के सारे सेक्टर को बूस्ट कर रहा है क्योंकि ये सारा कुछ वो ही संभाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो हाँ जी जाता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC, उस पर भी वो भी बहुत छोटा प्रोजेक्ट गिना जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक वाइज बात करें, मतलब अगर हम बजट वाइज बात करें तो उस मुकाबले में वो उनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये 11, ठीक है। तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे और भारत इतना आगे क्यों निकल गया, मतलब सड़कों के जाल बिछाने में, रोड कनेक्टिविटी में, और मतलब इन चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमारी जो भी कंट्री वाइड जो अभी प्रोग्रेस चल रही है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे ऊपर इतने लोन्स वगैरह हैं, तो आप गवर्नमेंट बेसिकली फोकस उनका उस साइड पे है कि आप पहले अपने डेट से निकलेंगे तो फिर ही आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे ना। तो मेनली बात यही है कि आप अपने कंट्री को जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, तो वो बेहतर है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने 11 लगाए हैं तो हम भी 11 करें। उनका कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करे, हमें पार लगा। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रख के आप उसके बदले स्कूक बॉन्ड्स या कोई बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो सूद है, शरह सूद नहीं देना, बल्कि इसकी जगह पर प्रॉफिट देना है। अब आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, बात तो वही बनती है। आप कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा, जो बहुत हैरानकुन और अलार्मिंग है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेशो है 7.95, यानी 8%। $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट। इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे और ये है कर्नाटका में। एंड इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर सिटी के बारे में कि इंडिया एक न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जिसके तहत वो कुछ भी यहाँ पर डेवलप करेगा। और पहले इन्फॉर्मेशन आई थी बाहर, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है, मतलब कि मीडिया को यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना या फिर डिस्प्ले करना या फिर उसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाने से मना कर दिया होगा, ऐसा लगता है। अब पता नहीं पाकिस्तानियों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि न्यूक्लियर सिटी इंडिया बना रहा है। हो भी सकता है, उसमें कोई मना भी नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ नया डेवलप हो रहा हो और इंडियन पब्लिक से ये छुपाया जा रहा हो, इंडियन जनता से ये छुपाया जा रहा हो, भारतीय जनता से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तब तक न्यूक्लियर सिटी ऐसी कोई कर्नाटक में बन नहीं रही है। अब अगर हो भी तो भी अच्छी बात है, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो सच है तो पाकिस्तान को इससे डेफिनेटली डरना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसी डाइकोटमी को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इंडिया की तरफ से, वो भी हमें वहाँ पे भी यही चीज नजर आती है कि वहाँ पे सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर हो रही है। वहाँ पे आप NSC का मामला देख लें। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को और न्यूक्लियर मटेरियल में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी सलाहियत को और बढ़ा रहे हैं। तो एक बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क्या इशू क्या है कि वो बना ही हिंदुस्तान की वजह से था और उसी में हिंदुस्तान को एक वो बहुत मेजर रोल देना चाह रहे हैं।
सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर डील जो आपने बात की। अभी हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त गेम खेली इस सदी के शुरू में। उन्होंने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वी नीड पावर, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन ले रहे हैं। तो उस वक्त तक आई थिंक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का ज़माना था 2007 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से गैस मत लें, हमने तो ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वो गैस नहीं लेने देते तो फिर हमें आप ये सिविल न्यूक्लियर डील दें। और वो सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें ये नहीं देंगे तो हम ईरान के साथ अपना ये गैस का ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, तो इस तरह से उन्होंने उसका कोर्स करके अमेरिका को और उसको ब्लैकमेल करके ये सिविल न्यूक्लियर डील दी। और उसमें भी अब 22 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के पास, उनमें से 14 जो है उन्होंने कहा कि हम उनको ले आएंगे इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन परव्यू में, उनके इंस्पेक्शन रिजीम में। मगर 8 जो हैं जो कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो हम उनके इंस्पेक्शन रिजीम में नहीं लाएंगे। तो बात क्या हुई कि आपने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जो कि वो मांग रहे थे, और उनको ये अलाउ कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनमें आई थिंक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी शामिल हैं, वो उनके जो उनमें जो फिसाइल मटेरियल तैयार हो रहा है वो एक्सेसिबल नहीं हो, उसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। और यही वजह है, अच्छा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, यही वजह है कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। एंड द ओनली कंट्री स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग साइंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको अपोज कर रहा है, और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक वो ये है वजह कि FMCT जो है वो ये कहती है कि आप इमीडिएटली तमाम द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल मस्ट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान कहते हैं एग्रीड, मगर जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं आप उनका भी हिसाब करें, और वे ये भी देखें कि उनका डिस्पोजल क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास हमसे बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल हो चुका है। अगर यहाँ आज हम ये एक कदगन लगा देते हैं कि आज के बाद कोई फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं होगा, तो वो जो उनकी सुपीरियॉरिटी हमारे ऊपर बन गई है अभी तक, वो फिर परमानेंट हो जाएगी, और वो जो एक इम्बैलेंस होगा हमारे में और उनकी सलाहियतों में, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान इससे एग्री नहीं करता, और दुनिया जो है वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर रही है। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, तो ये जो अभी हम एक्सपेंशन इन डिमोना फैसिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। उसका बैकग्राउंड है, आपको याद है जो अबैंडन की थी इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो सारा अगर जहन में रखा जाए तो ये इसको हमें जरा काफी क्लोजली देखना चाहिए पाकिस्तान को भी। इसका देखना इसलिए भी चाहिए कि एक तो आपका ये पॉइंट आगे ले जाए, अगर मैं एक्सपेंड करूं, बट बिफोर आई डू दिस लेट मी फिनिश ऑफ द पॉइंट ऑन इंडिया। एक बात वहां पे रह गई, इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे, और ये है कर्नाटका में, एंड इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। बहुत इट्स अ कंप्लीट सेटअप, और वो सारी की सारी जो है ये न्यूक्लियर सिटी जो है वो भी अभी अमेरिका की यही पॉलिसी है। अमेरिका तो कहना नहीं चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस लेड वेस्ट की जो पॉलिसीज जो हैं उनकी वो हिंदुस्तान को अलाउ कर रही हैं कि वो ये सारा सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है और कर रहे हैं अभी भी, और उसको वो इस्तेमाल करेगा। तो जब आप एक साइड पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना,
पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनकी प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते हैं। और आज के 2022 में इंडिया इकोनॉमिकली जहां निकल गया है, हमने वो भी मिस किया है। तो 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके। राइट, यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान पर कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके वेस्टर्न ब्लॉक को। और वेस्ट ब्लॉक इसीलिए पाकिस्तान पर भरोसा करता था कि भाई उसको पहले रशिया को भगाना था अफगानिस्तान से, इसीलिए उसको ज़रूरत थी पाकिस्तान की, इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते थे। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को सर्च करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर उनको एक बेस चाहिए था, तो पाकिस्तान का उन्होंने यूज़ इसीलिए किया। अदरवाइज़ पाकिस्तान तो एक ऐसे लोग हैं कि जब 1947 में दोनों इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और पूरी दुनिया पर मजबूर हो रही थी कि कहाँ कहाँ ये जो है दुनिया डिवाइड होगी, मतलब एक पोल था अमेरिका वाला, एक पोल था रशिया वाला, तो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से इन्विटेशन नहीं आया था। तो पाकिस्तान ने कैसी चाल चली यहाँ पर कि उन्होंने रशिया तक मैसेज पहुँचाया कि भाई हम आपके ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। उसकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर आया रशिया की तरफ से। अब उसी इन्विटेशन लेटर को अमेरिका में दिखाया उन्होंने कि देखिए हमारे पास रशिया की ऑफर मौजूद है। तो फिर क्या था, अमेरिका को जितने ज़्यादा कंट्री मिलते उतना अच्छा था, तो उसने पाकिस्तान को खुद के पाले में ले लिया। मतलब क्या कभी भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान का? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दिया, लेकिन हम कहीं और खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी और स्टेज पे खड़ा है। वजूहात और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना, पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है कॉस्ट कर रहा है। इंडिया ने अपने स्टैंड जितने भी लिए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के लिए है ना। अब देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि जितना तेल आप एक दिन में या उनसे वो गैस लेते हैं रशियन से, वो हम एक महीने में ले रहे हैं, तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। वो मुंह तोड़ जवाब इस तरह दे रहे हैं। यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। लेकिन वो तो रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में होता है ना, वहां जहां आपकी जमहूरी तरबियत हो, जहां आपकी सियासी तरबियत हो और आपका करैक्टर हो, वहां ये चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब एक बाइज्जत पुरवकार सियासी एजुकेटेड लीडर होते, जिस दिन एमक्यूएम ने छोड़ा था, शाम को रिजाइन करके घर चले जाते इज्जत के साथ। लेकिन वो इनकी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। अब जो रिजाइन कर रहे हैं कौमी असेंबली से, ये सबसे बड़ा गैर जमहूरी एक्शन है ये, कि अगर आप जब कैच आउट हो जाए तो विकेटें उठा के भाग जाए आप, बिल्कुल उसके मुतरादिफ है ये जमहूरी सिचुएशन में तो नहीं है। इस तरह इंडिया में 27 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, 27 दफा। पाकिस्तान फंस बहुत बुरी तरह गया है। वो अपने इतनी बड़ी जहां डेट्स होंगी, वो कि मैंने भी कहा है और सुना है, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी कहते हैं, और कहते तो सच है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत अच्छी बात सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर यहाँ से एक जब ये एलामिया जारी हुआ इस 2+2 डायलॉग का, तो उसमें कहा गया पाकिस्तान से अमेरिका ने भी और हिंदुस्तान ने भी कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, इसको आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। और FATF का जिक्र भी आया कि उसमें से 27 में से 26 आपने जो कंडीशंस थी हमारी वो पूरी हुई हैं, लेकिन जब तक 27 नहीं होती आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान की तो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? जो पाकिस्तान में आके टेररिज्म करते हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया जाके करते हैं वो एक और ग्रुप है, ये लश्कर तैयबा, नाव जमात दावा या जो भी नाम है, जैश ए मोहम्मद, ये वाले ग्रुप्स हैं।
आपको अभी तक समझ नहीं आई कि टेररिज्म डज नॉट पे। आप खत्म कर दें, आप फायदा उठाएं एंड यू जॉइन द ग्रुप। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यार मैं कह के ना थक गया हूं। आपके ख्याल में इस्लामाबाद में जो इस वक्त बैठे हैं सारे एम्बेसडर, जब आपने ये कहा है कि हमारे जो एटमी एहसासे हैं वो सेफ नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, वो केबलें नहीं भेज रहे वापस अपने मुल्कों में? वो भी तो अपने मुल्कों में केबलें भेज रहे हैं कि ये हालात है यहाँ पे, एटॉमिक एसिड ही सेफ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ISPR की मजबूरी बन चुकी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी स्पीच के बाद, ताकि दुनिया को आके बताएं कि नो दिस मैन इज ही इज स्मोकिंग समथिंग, वी हैव अ कंट्रोल ओवर एटॉमिक एसिड्स। लेकिन सर ये इस तरह का इतना नॉन सीरियस स्टेटमेंट कैसे दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 साल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं जाके क्राउड में बोल रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें देखिए आज भी एक आर्टिकल छपा BBC के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब अपने दुश्मन सबसे बड़े। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनके प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते हैं ना। इंडिया को हमेशा गालियां देने का रिवाज जो है बड़ा कॉमन है, मैं देखता हूँ ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे क्यों मिसाल नहीं देते कि उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह करप्ट तो कोई भी नहीं मिला। हाँ जी सर, एक बस एक छोटी सी खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी अभी सर बिपिन रावत साहब की जब डेथ हुई और हेलीकॉप्टर हादसे में वो हलाक हुए, तो उस वक्त भी सर ये मतलब इंडियन दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने कहा गांव में एक छोटा सा घर है और गालिबन अपना शायद जाती अपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली में या किसी और शहर में नहीं था। मैं बड़ा हैरान हो गया सर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि मैं खुद बताता हूँ, मैं जब कर रहा था ना गैरिसन स्टेट किताब पे रिसर्च, तो आई हैड टू गो टू इंडिया, वहां पे भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जिस तरह हमारी IB है ना उसी के वो हेड रहे हैं। तो उनका घर हाई राइज बिल्डिंग में था, एक फ्लैट था, वो थोड़े से आर्टिस्टिक आदमी थे तो फ्लैट वेल डेकोरेटेड। आप यकीन करें 2 मेजर जनरल के घर में गया और लगा ये बिल्कुल कोई मातड़जनी से कहते हैं ऐसे घरों में रहते हैं। उनकी कारें भी